हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। बालक के नैतिक विकास की कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की थी और उसको 3 अलग अलग स्तरों में बांटा था। वहाँ हमने देखा था कि बालक हर एक स्तर में लगातार उच्च स्तरीय नैतिकता को विकसित करता जाता है और इस प्रकार अलग अलग 6 अवस्थाओं के माध्यम से नैतिक विकास को प्राप्त करता है। नैतिक विकास को ही लेकर एक और मनोवैज्ञानिक हमारे, जिनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी वियना में इन्होंने काम किया था। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे जो हैं, इनको हमने पहले भी सुना था, पहले भी जाना था इनके बारे में, जब हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे समझ रहे थे, वहाँ भी हमने इनको जाना था। तो वहाँ आपने देखा था कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसके संज्ञान का विकास होता रहता है और संज्ञान के विकास के साथ साथ उसके सीखने का, जानने का स्तर लगातार बढ़ता चला जाता है। संज्ञानात्मक क्षमताएं उसमें बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों, इसी से मिलती जुलती एक थ्योरी पियाजे ने दी है नैतिक विकास की। इस नैतिक विकास की थ्योरी में पियाजे कहते हैं कि बालक जब छोटे से बड़ा हो रहा होता है, इस दौरान जो सामाजिक नियम है, सामाजिक परंपराएं हैं, उन्हें वह 2 तरीके से देखता है। शुरू में वह उन्हें इस तरीके से देखता है कि इन नियमों और परंपराओं को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी समझ बन जाती है कि ये नियम और परंपराएं तोड़ी जा सकती हैं, इन्हें बदला जा सकता है। ये जो नियम बने हैं नैतिकता को लेकर, ये लोगों ने बनाए हैं और हम इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग के लिए कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। पियाजे ने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं कंचे खेल रहे थे, मार्बल्स जो होती हैं, कांच की गोलियां, उनका गेम खेल रहे थे। इन बच्चों को खेलते हुए पियाजे ने देखा और देखने के साथ इन बच्चों से बातचीत की। बातचीत में क्या कहा पियाजे ने? पियाजे ने कहा छोटे बच्चों से जो 2 से लेकर 8 वर्ष के थे, उनसे पियाजे ने कहा कि चलो कुछ खेल के नियम बनाते हैं और नियम के हिसाब से खेल खेलते हैं। तो इन छोटे बच्चों ने किसी भी तरह के नियम बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलेंगे, हमें कोई नियम नहीं बनाना। यही खेल जब कुछ बड़े बच्चे खेल रहे थे, उनसे यही प्रश्न पियाजे ने किया। ये जो बड़े बच्चे थे, ये 8 से लेकर 11 वर्ष के लगभग के थे। इन बच्चों के साथ पियाजे ने फिर क्वेश्चन किया कि चलो इस कंचों के गेम में कुछ नियम बनाते हैं। तो उन लोगों ने पियाजे की बात को स्वीकार किया और उन्होंने खेल के कुछ नियम बनाए। तो इस प्रकार पियाजे ने यह देखा कि कुछ बच्चे हैं जो नियम पहले से बने हुए हैं उनको स्वीकार करते हैं, उनको नए बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन एक जो बड़े बच्चे होते हैं वो नए नियम बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, पियाजे ने 4 से लेके 12 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन किया, कई तरह के खेलों को देखा, कई तरह के साक्षात्कार उनके किए, कई तरह की कहानियों के साथ उनके साथ इंटरेक्शन किया और 1932 में 1932 में एक थ्योरी दी जिसे जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की थ्योरी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि जीन पियाजे का नैतिक विकास किस प्रकार बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए बच्चों में नैतिकता बनाता है। जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजेस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सर, पियाजे जो है, पियाजे हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? यह स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। तो पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक है, पहली चीज। दूसरी चीज,
पियाजे ने यह सिद्धांत कब दिया? पियाजे ने यह सिद्धांत दिया 1932 में। 1932 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने 1932 में दिया। उसके अलावा अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि पियाजे ने अपने नैतिक विकास में किस आयु वर्ग के बालकों के साथ काम किया? तो 4 से लेके 12 वर्ष आयु के बालकों के साथ इन्होंने काम किया। इन बालकों के साथ कुछ गतिविधियां की, इनको कहानियां सुनाई और फिर उस आधार पे बालकों के नैतिक विकास का अध्ययन किया। अगली चीज जो हमें ध्यान रखने की है नैतिक विकास में जीन पियाजे के सिद्धांत को लेकर, वो ये है कि पियाजे ने इसकी 2 अवस्थाएं प्रतिपादित की। कितनी अवस्थाएं? 2 अवस्थाएं प्रतिपादित की। और इन अवस्थाओं के दौरान पियाजे ने कहा कि बालक जैसे छोटे से बड़ा होता है ये अवस्थाएं आगे बढ़ती रहती हैं और बालक का नैतिक विकास इन अवस्थाओं के साथ ही होता है, इन अवस्थाओं के द्वारा ही होता है। तो नैतिक विकास को लेकर 2 तरह की धारणाएं हैं। मैंने पहले कहा था, एक धारणा ये है कि बालक का नैतिक विकास सतत लगातार होता रहता है, दूसरा कि बालक का नैतिक विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। तो ये जो जीन पियाजे हैं ये भी अवस्थाओं वाले विचारधारा को मानते हैं जैसे कोहलबर्ग का था। इनका भी कहना यह है कि बालक का नैतिक विकास 2 अलग अलग अवस्थाओं के साथ आगे बढ़ता है। तो इन्होंने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं दी हैं दोस्तों। अगर हम दोनों अवस्थाओं की बात करें तो पियाजे की नैतिक विकास की पहली अवस्था का नाम है स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था। स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था। और दूसरी अवस्था का नाम है फ्रेंड्स परायत्त नैतिक विकास की अवस्था। एक अवस्था है जहां नैतिकता को स्वायत्तता के साथ जोड़ता है बालक, और थोड़ा बड़ा होने के बाद दूसरी अवस्था है जहां परायत्त नैतिकता की अवस्था के साथ उसको जोड़ता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इन दोनों अवस्थाओं को डिटेल से। हम पढ़ते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास की पहली अवस्था जिसका नाम है स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था। स्वायत्त देखिए सर, पहली अवस्था है जीन पियाजे की स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था। इसे ही हम इंग्लिश में प्री मोरल स्टेज भी कहते हैं, इसे हेट्रोनोमस मोरालिटी की अवस्था भी कहा जाता है और इसे मोरल रियलिज्म भी कहा जाता है। रियलिज्म का अर्थ होता है यथार्थता। दूसरा एक और शब्द यहां पर आया है हेट्रोनोमस, जिसका अर्थ होता है परतंत्रता या परायत्तता। देखिए यहां पर इसको परायत्तता या परतंत्रता की अवस्था क्यों कहते हैं, थोड़ा समझते हैं हम। यहां पे पियाजे ने जो आयु वर्ग रखा है पियाजे के अनुसार, वह बालकों का आयु वर्ग है 2 से लेकर 8 वर्ष। पियाजे के अनुसार 2 से लेकर 8 वर्ष के जो बालक होते हैं वो नैतिक विकास की पहली अवस्था में होते हैं, जिसका नाम है स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था या फिर प्री मोरल स्टेज या हेट्रोनोमस मोरालिटी स्टेज या फिर मोरल रियलिज्म स्टेज। इस अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार बालक जो है वो नैतिक विकास के प्रति क्या धारणा रखते हैं, वो मानते हैं कि जो समाज में नैतिकता के नियम बने हुए हैं वो अपरिवर्तनशील हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ जो बालक होते हैं वो बालक क्या मानते हैं कि नैतिक जो नियम है उन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो नियम कैसे हैं, अपरिवर्तनशील हैं। कैसे हैं सर,
समाज में नैतिकता के नियम अपरिवर्तनशील हैं। ऐसा कौन मानते हैं? इस पहली अवस्था वाले बालक मानते हैं। दूसरी चीज, इस अवस्था वाले बालक क्या मानते हैं कि जो अपरिवर्तनशील नियम बने हुए हैं समाज के, अगर इन नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाए तो ठीक है, अगर इन नियमों के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाए तो हमें कहीं ना कहीं से सजा मिलने वाली है या फिर हमें कहीं ना कहीं से दंड मिलने वाला है। तो बालक यहाँ पर समस्त नियमों को अपरिवर्तनशील मानता है और यह मानता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी या पनिशमेंट मिलेगा। इस तरह की विचारधारा 2 से लेकर 8 वर्ष तक के बालकों में जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास को लेकर होती है। आगे चलते हैं दूसरी अवस्था की ओर। तो दूसरी अवस्था को पियाजे ने कहा है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था। स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था को पियाजे ने इंग्लिश में एक और नाम दिया है जिसे कहा जाता है ऑटोनमस मोरालिटी स्टेज या फिर इसे कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म। देखिए रिलेटिविज्म जो है ये फिलोसफी का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जो चीजें होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, जो नियम है, कानून है, धारणाएं हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, उन्हें बदला जा सकता है परिस्थितियों के अनुसार। तो परिस्थितियों के अनुसार जो बदल जाने वाली नियम होते हैं उन्हें कहा जाता है उन्हें कहा जाता है रिलेटिविज्म। और यहाँ पर बालक क्या मानते हैं कि जो मोरालिटी के लिए नियम बने हुए हैं उन्हें बदला जा सकता है परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, इसलिए इसको ऑटोनमस मोरालिटी की स्टेज भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार यहाँ पे जो बालक हैं उनकी आयु पियाजे ने मानी है 9 से लेके 11 वर्ष। 9 से 11 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष तक का बालक पीछे की अवस्था में रखा था तो 9 से लेकर 11 वर्ष का बालक यहां माना गया है। यहां जो बालक होते हैं उनमें मोरालिटी को लेकर क्या होता है कि नियमों को बदला जा सकता है। किसे बदला जा सकता है? नियमों को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। और यह जो नियम है ये कौन बनाता है? इन नियमों को समाज ही बनाता है। आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ पर बालक क्या मानने लगते हैं कि जो नियम होते हैं ये सामाजिक परंपराओं के अनुसार होते हैं, नैतिक मान्यताओं के अनुसार होते हैं। यहाँ पर बालक इन सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को लेकर तर्क वितर्क करने लगता है। उसमें सामाजिक मान्यताओं को लेकर या फिर नैतिक नियमों को लेकर तार्किकता आने लगती है। वह तार्किकता के साथ अपने मंथन करने लगता है, विचार करने लगता है, चीज़ों की तुलना करने लगता है। तथा यहाँ पर बालक किसी भी नैतिक नियम को मानने से पहले यह भी जानना चाहता है कि जो हमें नैतिकता की बात कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य सही है या गलत है। अगर गलत उद्देश्य है तो उस बात को मानने के लिए यहाँ पर जो बालक हैं वो मना कर देते हैं। तो इस प्रकार जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। बालक पहली अवस्था से गुजरकर दूसरी अवस्था में आता है और फिर आगे के जीवन में नैतिक विकास की ओर आगे बढ़ता है। दोस्तों, तो जीन पियाजे का कहना यह है कि बालक 2 अवस्थाओं में होकर नैतिक विकास को पूरा करता है। अब देखिए यहां पर पियाजे की जो मैंने आपको पहले कहानी सुनाई थी उसी कहानी को मैं फिर से रिपीट करता हूं। पियाजे ने कहा था कि जब कंचे खेल रहे थे कुछ बच्चे, उनमें से पियाजे ने बच्चों को कहा कि चलो कुछ नियम बनाते हैं खेलने के। तो वहां पर जब नियम बनाने की बात की थी तो वो बच्चे छोटे बच्चे थे, उन्होंने नियम बनाने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वो मानते थे कि नियम परिवर्तनशील
नहीं होते हैं, हम नियम नहीं बना सकते हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं वैसे ही हमें हमारा व्यवहार करना होता है। लेकिन जब उससे बड़े बच्चों से बात की पियाजे ने, तो वो क्या मान रहे कि नियमों को बदला जा सकता है, अर्थात खेलने के दौरान कुछ नए नियम बनाए जा सकते हैं। तो नियमों को बदला जा सकता है या फिर नए नियम बनाए जा सकते हैं, नए नियम बनाए जा सकते हैं, किसको लेकर? मोरालिटी को लेकर। इस तरह से बालकों में नैतिक विकास के परिवर्तनों को जीन पियाजे ने समझाने की कोशिश की। देखिए, पियाजे का मानना यह है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता जाता है, और संज्ञानात्मक क्षमताओं के चलते उसमें आगे चलकर अमूर्त चिंतन होने लगता है। उसका जो रीजनिंग है वो लॉजिकल होने लगता है, तार्किक चिंतन उसमें शुरू होने लगता है, वो सही और गलत के बीच स्वयं निर्णय करना शुरू कर देता है, वो चीज़ों को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। इसलिए बालक में आगे जाकर नैतिकता जो है वो परायत्त न होकर स्वायत्त होने लगती है, वो हेट्रोनोमस न होकर ऑटोनोमस होने लगती है फ्रेंड्स। इस प्रकार पियाजे ने बालकों के नैतिक विकास की व्याख्या की। इसके साथ एक मैं छोटी सी कहानी आपको शेयर करता हूं, जिससे भी आप पियाजे के नैतिक विकास के दोनों चरणों को या दोनों अवस्थाओं को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ पाओगे। देखिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसका नाम यशमीत है, छोटा बच्चा है। ये यशमीत छत पे खेल रहा है, नीचे खाना बना है। जो ही खाना बना, इसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई कि बेटा खाना खा लो। इस बच्चे को बहुत तेज़ भूख लगी है। यशमीत दौड़ के आता है सीढ़ियों से, और जब दौड़ के खाना खाने के लिए नीचे आ रहा है, उसी दौरान क्या होता है कि ड्राइंग रूम में टेबल रखी है, टेबल पे कुछ कप रखे हैं, ट्रे के अंदर कुछ गेस्ट अभी गए थे, उन्होंने चाय के कप रखे हुए थे। तो दौड़ते हुए बच्चा आ रहा है, इसका हाथ लगता है ट्रे को, और ट्रे उछल के नीचे गिरता है। पांचों के पांचों कप तुरंत वहां टूट जाते हैं। तो यहां पर देखो, पहला स्टेप मैंने आपको बताया। यहां पर पहले चरण में क्या हो रहा है, कप जो है वो कितने थे? 5 कप हैं, और पांचों के पांचों कप टूट गए हैं। अब एक और घटना मैं आपको बताता हूं। दूसरी घटना में क्या हो रहा है, इस बच्चे की बड़ी बहन है यशस्वी। इसकी मम्मी कुछ फेवरेट बिस्किट्स लेके आती हैं और उसको एक बॉक्स में रखती हैं और ऊपर अलमारी में रखती हैं, और इस बच्ची से बोलती हैं कि ये बिस्किट आपको यहाँ से नहीं उतारने हैं जब तक मैं नहीं कहती हूँ। अगर आपको बिस्किट चाहिए तो मुझे बताना है, मैं आपको उतार के दूंगी, आपको इनके हाथ नहीं लगाना है। मम्मी वहाँ रखती हैं और बाजार चली जाती हैं। जो ही बाजार जाती हैं, अब इस बच्ची से रहा नहीं जाता। क्यों नहीं रहा जाता? क्योंकि बिस्किट इसके फेवरेट है। इसका मन करता है कि मुझे तुरंत बिस्किट उतार के खा लेने चाहिए। मम्मी बाजार गई हैं, घर में कोई दूसरा है नहीं, भैया बाहर खेल रहा है। ये स्टूल खींच के लाती हैं, स्टूल पे चढ़ती हैं और बिस्किट का डब्बा नीचे उतार रही होती हैं। जब बिस्किट का डब्बा नीचे उतार रही होती हैं, उसी समय अलमारी पर एक कप रखा हुआ है, वो नीचे गिरता है और टूट जाता है। इसने कितने कप तोड़े फ्रेंड्स? इसने 1 कप तोड़ दिया। अब इन दोनों सिचुएशन को लेकर पियाजे ने बच्चों से प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? पियाजे ने पूछा छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 2 से लेकर 8 साल की थी या 8 साल से कम उम्र के बच्चे थे, उनसे पूछा कि भाई सजा किसको ज्यादा मिलनी चाहिए या किसको नहीं मिलनी चाहिए? तो छोटे बच्चों का आंसर था कि सजा इसको मिलनी चाहिए क्योंकि इसने 5 कप तोड़े हैं, और इसको कम मिलनी चाहिए क्योंकि इसने केवल 1 ही कप तोड़ा है। तो ज्यादा सजा किसको मिलनी चाहिए? इन 5 कप तोड़ने वाले बच्चे को मिलनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा जो परायत नैतिक विकास की अवस्था में थे, उन बच्चों ने कहा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो भी आप जान लीजिए। ऐसा इसीलिए कहा कि बच्चा अभी छोटा है, बच्चा परिणाम के आधार पर नैतिकता के मापदंड तय कर रहा है, न कि कारणों के आधार पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर नैतिकता के मापदंड तय करने के लिए परिणाम है। क्या है? परिणाम है, रिजल्ट्स के आधार पर तय कर रहा है, ना कि कारणों के आधार पर। तो रिजल्ट क्या है? कप की संख्या ज्यादा किसने तोड़ी? इसने तोड़ी। तो सजा भी किसको मिलनी चाहिए? इस पहली स्थिति वाले बच्चे को मिलनी चाहिए, अर्थात यशमीत को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने क्या करा है? 5 कप तोड़े हैं। यही स्थिति वह बड़े बच्चों को सुनाता है जो किस अवस्था के हैं? ये स्वायत्त अवस्था के हैं।
स्वायत्त अवस्था के बच्चे हैं, 9 साल से बड़े बच्चे, इन्हें भी यही स्थिति बताई जाती है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका आंसर क्या होता है कि इस पहले वाले बच्चे को सजा नहीं मिलनी चाहिए जबकि दूसरे वाले बच्चे को सजा मिलनी चाहिए। अर्थात यशस्वी को सजा मिलनी चाहिए, पहले वाले बच्चे को सजा, यशमित को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इनका जो आंसर था, इनकी जो नैतिकता है वो नैतिकता परिणाम पर आधारित न होकर कारण पर आधारित है, रीजनिंग पर आधारित है। यहां पर बालकों में रीजनिंग बन गई है, इसलिए कारण को मुख्य मानते हैं। ये बोलते हैं कि भले ही कप की संख्या ज्यादा इसने तोड़ी हो लेकिन इसकी गलती नहीं है, ये तो दौड़ के आ रहा था, संयोग से हाथ लग गया और कप टूट गए, लेकिन इसकी गलती है क्योंकि इसको मना करने के बाद भी ये बिस्किट उतारने के लिए अलमारी पे चढ़ी है। इसलिए सजा किसको ज्यादा मिलनी चाहिए? इस सेकंड स्थिति में ज्यादा मिलनी चाहिए। देखो दोस्तों, इस प्रकार छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में नैतिकता का निर्धारण होता है, दोनों की सोचने का तरीका अलग होता है। यहां पे जो पहली अवस्था है वो परिणाम पर आधारित नैतिकता को मानती है, यह मानती है कि किस काम के करने से सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा, वो हमें नहीं करना है, और जिस काम के करने से सजा पनिशमेंट नहीं मिले वो हमें कर लेना है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो रीजनिंग विकसित हो जाती है, वो तर्क वितर्क करने लगते हैं कि जो काम करने में उचित है उसको करना है, जो अनुचित है उसको नहीं करना है। इस प्रकार दोस्तों जीन पियाजे ने बालकों के नैतिक विकास को स्पष्ट करने की कोशिश की। बालकों को नैतिक विकास के दौरान जीन पियाजे ने जब उनसे नियम बनाने की बात की तो उसने कुछ और चीजें भी वहां पर डेवलप की बालकों के साथ इंटरेक्शन के दौरान। चलिए आइए अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं पीपीटी के साथ। जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों आप पियाजे को देख रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं बुढ़ापे में भी। देखिए पियाजे जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये स्विस के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। बच्चे नैतिक मुद्दों के बारे में किस तरह सोचते हैं इसके बारे में पियाजे ने 1932 में अध्ययन शुरू किया। किसके बारे में? बच्चों के नैतिक मुद्दों पर सोचने के बारे में, जिसमें 4 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों का अवलोकन व साक्षात्कार किया, जिससे पियाजे ने पाया कि जब बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो वो 2 अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। पहली अवस्था है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की दोस्तों, जिसका नाम है प्रायत्त नैतिकता की अवस्था। इसको प्री मोरल भी कहते हैं, यह हेट्रोनोमस मोरालिटी भी कहलाती है और मोरल रियलिज्म भी कहलाती है। 2 से 8 वर्ष तक के बच्चों को पियाजे ने इस अवस्था में रखा है। इस अवस्था के बच्चे न्याय और नियमों को दुनिया का न बदलने वाला गुण धर्म मानते हैं, क्योंकि अभी उनकी मोरालिटी यहीं तक विकसित हुई है। इस अवस्था के अनुसार यह नियम निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ होते हैं। कौन से नियम? जो समाज में बना दिए गए हैं, जो उनको उनके पेरेंट्स से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, बड़े बहन भाइयों से देखने को मिलते हैं। इन नियमों को, मान्यताओं को, धारणाओं को, परंपराओं को वो अपरिवर्तनशील, निरपेक्ष और दृढ़ मानते हैं। यह नियम बच्चों को बाह्य प्राधिकार जैसे माता पिता, शिक्षक आदि से मिलते हैं, और यदि यह इनका अनुसरण न करे तो उन्हें पनिशमेंट मिलता है, सजा मिलती है, सबसे बड़ी चीज। अब देखो यहां थोड़ी सिमिलरिटी, हमने कोहलबर्ग को पढ़ा तो कोहलबर्ग की जो पहली अवस्था थी वहां भी कोहलबर्ग ने कहा था कि यहां बालक आज्ञा और सजा के कारण ही नैतिकता वाले काम करता है, नहीं तो नैतिकता उसमें नहीं पाई जाती है। यहां पर जीन पियाजे भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जो नियम कायदे पेरेंट्स ने बना दिए हैं, शिक्षकों ने बना दिए हैं, या फिर बाहर में कोई जो भी अथॉरिटी है उसने बना दिए हैं, ये परिवर्तनशील नहीं है। इन्हें स्वीकार करना है, इनके अनुसार व्यवहार करना है, इनको मानना है, वरना क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। आप कई बार देखते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं ना इस उम्र के, उनसे कोई गलती हो जाती है, गलती होते तुरंत वो आसपास देखते हैं चारों तरफ सबसे पहले कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ गलती हो गई, अब मुझे सजा मिलने ही वाली है, मुझे पनिशमेंट मिलने ही वाला है, ऐसा उनकी टेंडेंसी में होता है। चलते हैं अगली अवस्था की ओर। अगली अवस्था में देखो पियाजे कहते हैं कि यह स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है। ऑटोनमस मोरालिटी या फिर मोरल रिलेटिविटी की स्टेज होती है। 9 से 11 वर्ष का बालक यहां पर पियाजे ने रखा है।
इस अवस्था में नैतिकता की समझ को लेकर बच्चों में तर्क संगत, लचीलापन तथा सामाजिक चेतना जैसी विशेषताएं आने लगती हैं। तर्क संगतता का अर्थ होता है तर्क के अनुसार सोचना, तर्क के द्वारा अपने निर्णयों को निर्धारित करना। लचीलेपन का मतलब होता है कि दृढ़ता नहीं है। किसमें दृढ़ता नहीं है? कि समाज के जो नियम हैं, जो नैतिकता के दायरे हैं, वो इतने मजबूत नहीं, उन्हें थोड़ा बदला जा सकता है, उनमें लचीलापन होता है। उसके अलावा सामाजिक चेतना, वो समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति अवेयर रहने लगते हैं, समाज के व्यवहारों को देखते हैं, समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि जो काम मेरे पिताजी की नज़र में गलत है, क्या पड़ोसी की नज़र में भी वो गलत है? क्या ऐसा काम किसी ने किया है दिल्ली में, कलकत्ता में या कहीं दूसरी जगह, अमेरिका में, उसके बारे में क्या चल रहा है? तो सोशल अवेयरनेस इनके अंदर पाया जाता है। हर चीज को तर्क के साथ और व्यापकता के साथ यहां पर बच्चे देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे यह समझने लगते हैं कि सामाजिक नियम एक मनमाना अनुबंधन है। क्या ऐसा है वास्तव में? एग्जैक्टली मनमाना अनुबंधन है भाई। एक काम जो हमारे यहां पर सही है, वह काम किसी दूसरी जगह गलत हो सकता है, जो काम वहां गलत है वो हमारे यहां सही हो सकता है। तो मनमाना अनुबंधन है। हर समाज ने अपने नियम, अपनी परंपराएं, अपनी धारणाएं बना ली हैं, जो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हैं। शुरू में कुछ लोगों ने बना दी, बाकी लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे कंडीशनिंग हो गई और एक मनमाना अनुबंधन हो गया है, जिसके बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है तथा जिसमें परिवर्तन संभव भी होता है। आप देख रहे हैं आज का जो युवा है वो चैलेंज करता है चीजों को। वो युवा दादा दादी की बातों को हर तरह से एज इट इज स्वीकार नहीं करता है। वो उसमें काट छांट करना चाहता है, बदलाव करना चाहता है। बोलता है कि बोले कोई काम ऐसे करना, ऐसे ही क्यों करना है, इसको ऐसे क्यों नहीं, ऐसे किया जा सकता है ना। तो वो ये मानने लगता है कि ये मनमाने अनुबंधन है जो बना दिए गए हैं, इनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए या परिवर्तन किया जाना संभव है। जबकि छोटा बच्चा ऐसा नहीं मानता, वो हूबहू कॉपी करता है, हूबहू मान लेता है बेचारा। क्यों मानता है? पता है पिटाई हो जाएगी। इसीलिए यह समझने लगते हैं कि जब हम किसी कार्य के आधार पर बच्चे के व्यवहार को गलत या सही बताते हैं तो हमें कार्य करने वाले के इरादों और कार्य के परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। कार्य करने वाले के इरादों, मतलब कोई भी काम इन्हें कहता है ना कि तुम्हें ये काम करना है, तो ये सोचते हैं कि ये जो कहने वाला है ना, इसका इरादा क्या है, ये चाहता क्या है, प्लस इसके परिणाम सही आएंगे कि गलत आएंगे। अगर गलत परिणाम आएंगे तो शायद इस उम्र के बच्चे उस काम को करने के लिए मना कर दें, और अगर परिणाम सकारात्मक आएंगे तो फिर उस काम को ये कर सकते हैं। तो इस तरह से परिणाम अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, या फिर जो भी हमें कोई बात कहने वाला है उसका इरादा क्या है, इन चीजों को समझने की क्षमता इस उम्र में हो जाती है। और पियाजे कहते हैं कि इन सारी चीजों को देखते हुए बालक अपने नैतिक आचरण को बनाता है, अपने व्यवहार में नैतिकता को लेकर आता है। दोस्तों, पियाजे ने खेल के दौरान कुछ चीजों को नोट किया। जैसा मैंने एक कहानी बताई थी, उस कहानी में पियाजे ने देखा था, देखो आप देख रहे हैं चित्र में, कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं। पहला डायग्राम है, इस पहले डायग्राम में बच्चे गेम खेल रहे हैं। यहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, छोटे बच्चे हैं। ये जो पीछे अवस्था देखी थी ना हमने, उसमें से पहली अवस्था के बच्चे हैं। ये परायत अवस्था के बच्चे हैं। इनको जब उसने कहा कि कुछ नियम बनाए जाएं तो बच्चों ने मना कर दिया। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये वयस्कों के एब्सेंस में खेल रहे हैं, इनके खुद के अपने नियम हैं, ये किसी नियम को नया बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप भी देखते हैं कि जो छोटे बच्चे कोई भी खेल खेलते हैं ना, उसके कोई नियम नहीं होते, वो जैसे मर्जी आई खेलते रहते हैं और वो नियम बनाने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं, जो स्टेज 2 के हैं, दूसरी अवस्था के, यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र में कि एक ये रिंग सी बनी हुई है। इस रिंग के बाहर ये कुछ कंचियां रखी हुई हैं और इन कंचियों को ये बच्चा अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है इनके मारते हुए। तो यहाँ नियम है कि जो इस रिंग के अंदर जाएंगी वो जीतेगा, जो बाहर रहेगी वो नहीं जीत पाएगा। तो ये दूसरी अवस्था है जहां नियम बनाने को लेकर बच्चे तैयार हो जाते हैं, और पहली अवस्था में है जहां नए नियम बनाने को तैयार नहीं होते। जो परंपराएं, नियम पहले से बने होते हैं उन्हीं को फॉलो करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी प्रकार बच्चों में जब हम नैतिकता को विकास करते हैं तो कुछ कहानियां, नैतिक कहानियां बच्चों को सुनाते हैं। उन नैतिक कहानियों के आधार पर बच्चों में नैतिकता विकसित होती है। हम बच्चों को स्थितियां देते हैं कहानियों के माध्यम से, और स्थितियां देकर फिर उनसे पूछते हैं कि इस स्थिति में अगर आप होते तो क्या करते।
अगर तुम ये करते तो इसका परिणाम ये होता, तुम ये करते तो परिणाम ये होता। बच्चा इस बीच में आके सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब इस तरह की कहानियां बार बार बच्चे को सुनाई जाती हैं, उसको मौके दिए जाते हैं नैतिकता के बारे में सोचने के और निर्णय करने के, तो ऐसे बार बार अभ्यास करने से बच्चे में नैतिकता का संप्रत्यय मजबूत होता है और नैतिक निर्णय करने की क्षमता बच्चे में विकसित होती है। आगे चलते हैं। नैतिक विकास को लेकर पियाजे की विचार हमने जाने, पियाजे के सिद्धांतों को हमने समझा। अब हम ऑल ओवर बात करते हैं कि संपूर्ण नैतिक डेवलपमेंट जो होता है, मोरल डेवलपमेंट जो होता है, चाहे वो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार हमने समझा हो, चाहे जीन पियाजे के अनुसार हमने समझा हो, ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है व्यापक रूप से मोरालिटी का, उस नैतिक विकास के संबंध में या मोरल डेवलपमेंट के संबंध में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो नैतिक विकास से जुड़े होते हैं। कई सारे कारक हैं, बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है जो समाज में, संस्कृति में लगातार बदलता रहता है, सब जगह बना हुआ है। फिर भी कुछ मेन कारक है जिनकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो नैतिक विकास से संबंधित कारक, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें से पहला कारक है हमारा परिवार, फैमिली। पीछे हमने दोनों जगह समझा, चाहे कोहलबर्ग को समझा हो चाहे जीन पियाजे को समझा हो। सबसे पहले बालक परिवार के साथ नैतिकता को विकसित करता है। जब बच्चा परिवार के साथ नैतिकता को विकसित कर रहा होता है तो बालक में नैतिकता बनाने के लिए सबसे पहला जो मुख्य भूमिका में कोई फैक्टर है तो वो उसकी फैमिली है। परिवार में जो परंपराएं, मान्यताएं, इंस्टीट्यूशन, व्यवहार बच्चा देखता है उन्हीं का वह अनुकरण करता है, क्योंकि शुरू में बच्चा इतना ज्यादा अनुकरण करता है कि गलत चीज भी है उसको भी सही मानता है और सही चीज है उसको भी सही मानता है। हमने पीछे देखा दोनों सिद्धांतों को पढ़ने के दौरान कि छोटा बच्चा माता पिता को, अपने परिवार के नियमों को, व्यवहार को ही सत्य मानता है, वही उसके लिए मोरालिटी है, खुद में कोई तर्क वितर्क नहीं होता है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है फाई कि जब भी आप परिवार में छोटे बच्चों के सामने किसी तरह का बिहेवियर कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार उस छोटे बच्चे के लिए नैतिकता के मापदंड के रूप में काम कर रहा है। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य बच्चे के लिए नैतिक और अनैतिक के रूप में बन रहा है। तो याद रखिए, परिवार में जब हम हैं तो छोटे बच्चों का डेवलपमेंट जब हो रहा हो तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनके सामने किस तरह के व्यवहार हम करें, क्योंकि परिवार एक महत्वपूर्ण कारक होता है बच्चे के नैतिक विकास के लिए। दूसरे की बात करें तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, तो परिवार से निकलकर विद्यालय में आता है। जब विद्यालय में आता है तो फिर यहाँ पर एक विद्यालय क्या है, ये समाज के द्वारा बनाए हुए एक औपचारिक केंद्र है जहां पर कुछ नियमों के आधार पर कुछ सिस्टम होता है जिसके आधार पर बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। अब जब बच्चा स्कूल में आ जाता है तो अब आगे बच्चे के अंदर नैतिक विकास करने की जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? स्कूल की बन जाती है। परिवार अभी भी है, अड़ोस पड़ोस अभी भी है, उसके दोस्त अभी भी हैं, लेकिन ज्यादा समय किसके बीच में निकल रहा है? स्कूल में निकल रहा है, विद्यालय में निकल रहा है। अब विद्यालय की जिम्मेदारी है। और जब बच्चा स्कूल पहुंच जाता है तो बच्चा स्कूल के टीचर्स को ओबे करना शुरू कर देता है, उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। स्थिति यहां तक होती है कि स्कूल में जब बच्चा पहली बार जाता है, स्कूल में टीचर ने उससे कहा कि बेटा जो क लिखते हैं ना, वो क ऐसे लिखा जाता है। क जो लिखते हैं, बच्चा ऐसा मानता है कि क लिखने का जो तरीका है क ऐसे लिखा जाता है। टीचर ने बोल दिया क ऐसे लिखा जाता है। अब घर पे उसकी माँ है, वो कॉलेज में प्रोफेसर है या फिर व्याख्याता है हिंदी की, स्कूल एजुकेशन में, बोलती बेटा क ऐसे नहीं, क जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है और ये सही है। क्या बच्चा मान लेगा मम्मी की बात? जी नहीं। बच्चा बोलेगा मम्मी हमारी मैम ने कहा है, मैम ने कहा है वही सही है और आप गलत हो। ये है विद्यालय का प्रभाव। छोटे बच्चे टीचर्स को पूरी तरह ओबे करते हैं, उनकी बात को ही सही मानते हैं, उनके द्वारा किए गए हर व्यवहार की कॉपी करते हैं।
ऐसे के ऐसे आचरण करते हैं। छोटे बच्चे यहां तक जानते हैं कि टीचर ने क्या पहना है, कल क्या पहना था और उससे 2 दिन पहले क्या पहना था। यहां तक बच्चों को यह पता है कि मेरी मैम कितनी रिस्ट वॉच पहनती है, कितनी रिस्ट वॉच इनके पास में है, कितने कलर के बैग इनके पास में है। बच्चा बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन करता है टीचर्स का। तो फ्रेंड्स, अब हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि बीइंग ए टीचर हम स्कूल में इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाएं जो बच्चे का नैतिक विकास सकारात्मक रूप से करते हों। बच्चे में नैतिकता के इस तरह के संस्कार, इस तरह की धारणाएं और परंपराएं स्कूल्स में बने जो उसके नैतिकता के लिए, भविष्य के लिए, देश के लिए और एक सफल नागरिक के लिए आवश्यक होती हैं। तो नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है दोस्तों विद्यालय। और आगे चलें तो अब अन्य कई सारी चीजें जिसमें सिनेमा है, पुस्तकें हैं, हमारा मल्टीमीडिया है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, तीज त्योहार हैं और भी कई सारी चीजें जो मिलकर भूमिका निभाती हैं। सिनेमा का एक बड़ा रोल है। सिनेमा को थोड़ा व्यापक समझते हैं। सिनेमा का मतलब यहां मल्टीमीडिया भी है। जो दूर संचार अभी आ रहा है, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में अभी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारा मोबाइल, इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आज पूरा दुनिया बच्चे के टिप्स पे है। बच्चा अंगुली पे क्लिक करता है, सामने अमेरिका खुल जाता है, ब्रिटेन खुल जाता है, जापान खुल जाता है, चाइना खुल जाता है। जो चाहे वो कल्चर बच्चा अपने टिप्स पे मोबाइल में देख सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो अब बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पर मल्टीमीडिया का, सिनेमा का या फिर संचार, आईसीटी जो है, पूरे आईसीटी के सेक्टर का। इन सब में चीजें कैसी हैं, कैसी होनी चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारी अप्रोच से दूर का विषय है। इंटरनेट पर क्या सामग्री हो और क्या नहीं हो, ये हमारे अप्रोच में नहीं है। ये पूरा ऑल ओवर ग्लोबलाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर तय होता है। ये चीजें ठीक है कि नहीं है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते या फिर परिवार में बड़ा बहन बड़ा भाई होने के नाते या पेरेंट्स होने के नाते आपको बच्चों में एटलीस्ट यह समझ विकसित करनी चाहिए कि आप मल्टीमीडिया में, सिनेमा में या फिर मोबाइल में, इंटरनेट में जो भी चीजें देखते हैं वो सब हैं, लोगों के लिए हैं, लेकिन आपको चुनना है आपके लिए कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। बच्चों में आपको विभेद करना सिखाना होगा कि बेटा जब आप यहां से स्कूल जा रहे हो तो रास्ते में आप देखते हैं कि एक मंदिर है जहां अच्छा गार्डन है। थोड़ा आगे जाते हैं, वहां पर डस्टबिन रखा हुआ है, गंदगी है, कीचड़ है, पानी भरा है, बदबू आ रही है, सूअर वहां पर घूम रहे हैं। अब आपको 5 मिनट रुकना है, ठहरना है स्कूल जाने के, घर से स्कूल जाने के बीच में। अब आप कहां रुकोगे? मंदिर में, पार्क में जहां पर बहुत सुकून और सुहानी जगह है, या फिर उस गंदगी में जहां पर गंदगी है, बदबू आ रही है, सूअर वहां पर है? तो बच्चा बोलेगा नहीं, मुझे तो अच्छी जगह रुकना है, साफ जगह रुकना है, मंदिर में या फिर पार्क में रुकना है, उस गंदगी में कौन रुकेगा? बस अब बच्चे से बोलो कि बेटा ऐसे ही इंटरनेट पे, मोबाइल पे, मल्टीमीडिया पे सब तरह की चीजें हैं, आपको चुनना है क्या सही है और क्या गलत है। बाउंडेशंस मत लगाइए, बंधन मत लगाइए। अगर आप बंधन लगाएंगे बच्चों के ऊपर कि नहीं मोबाइल नहीं देखना, हाथ नहीं लगाना, फिल्म नहीं देखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हमेशा याद रखो जिस चीज के लिए रोका जाता है वो ज्यादा तेजी के साथ स्प्लिट होती है। हमारे माइंड का नेचर है नेगेटिव चीजों की तरफ पहले जाता है। तो बाउंडेशन मत लगाइए, बाउंडेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है समझ विकसित करने की। किसके बारे में? मल्टीमीडिया के बारे में, सिनेमा के बारे में और समस्त आईसीटी वाली चीजें जो आज के बच्चे को पूरी तरह से आसपास से घेरे हुए हैं। और आप खुद पे भी बात लागू होती है भाई, आप भी चुनाव करना सीखो कि क्या देखना है मोबाइल में और क्या नहीं देखना है। वही देखना है जिससे माइंड में पॉजिटिविटी आए, ऊर्जा मिले और हमारे भविष्य के साथ उसका संबंध हो। जिससे नेगेटिविटी आए, ऊर्जा नहीं मिले, सुकून नहीं मिले, उन चीजों को देखना कि नहीं देखना ये चुनाव आपका है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अगला एक फैक्टर है बुक्स, पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। छोटे बच्चों को बहुत सारी किताबें दी जानी चाहिए। किताबें कैसी? रीड की किताबें मत दे देना, किताबें उनको देनी है उनकी आयु के हिसाब से। बहुत छोटा बच्चा है, चित्रों वाली किताबें दो, पिक्टोरियल क्वालिटी
बहुत अच्छी हो ऐसी किताबें दो। बच्चा किताबों में चित्र देखे, पन्ने पलटे, आगे पीछे करे, बहुत सारी बुक्स बच्चे के पास में हो। थोड़ा बड़ा हो जाए तो छोटी छोटी कहानी और कविताओं की किताबें दो, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो अच्छी कहानियों की किताबें दो। ऐसी बुक्स जो बच्चों में रुचि बनाती हो, लेकिन उसमें जो कंटेंट हो वो कहीं ना कहीं सार्थक हो, नैतिकता वाला हो। इस तरह की बुक्स बच्चे में दी जानी चाहिए। उससे क्या होता है, पहली चीज बच्चे में रीडिंग एबिलिटी डेवलप होती है, रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं। आज जब रीड की आप तैयारी कर रहे हैं तो कई बच्चों को बड़ा भारी सा लगता है कि 5 घंटे पढ़ाई करना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर बच्चा बचपन से ही पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, रुचि की चीजें पढ़ रहा है, जिसमें मजा आ रहा है उनको पढ़ रहा है, तो रीडिंग स्किल डेवलप होता है। और रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगा तो कंटेंट आप जब चाहे रिप्लेस कर सकते हो। अभी बच्चा 5 घंटे कहानियों की किताबें पढ़ रहा है, अब एग्जाम में 5 घंटे कहानियों की जगह आप स्कूल का सिलेबस डाल दो, बच्चे को बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, आसानी से वो सीख लेगा। तो बुक्स का बड़ा रोल होता है रीडिंग हैबिट डेवलप करने में, प्लस मोरालिटी को विकसित करने में। आज हमारे सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक्स बनाई गई हैं, जो किताबें बनाई गई हैं, इन किताबों पर बड़ा एनालिसिस होता है, पूरे लेवल पे इनको देखा जाता है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में SCERT जो हमारी नोडल एजेंसी है आरटी के हिसाब से उदयपुर में जो चलती हैं, इस SCERT के द्वारा हमारी टेक्स्ट बुक कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बनाई जाती हैं, और वो उसको बनाने के बाद हमारा पाठ्य पुस्तक मंडल झालाना डोंगरी जयपुर जो उनको पब्लिश करता है। इस टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट होता है वो बच्चों की मोरालिटी के हिसाब से रहता है, काफी कुछ संस्कृति के हिसाब से और उनके सर्वांगीण विकास के हिसाब से बनाया जाता है। एक बड़ी टीम काम करती है टेक्स्ट बुक बनाने में, जो आप पढ़ रहे हैं उनको। मैं भी कई बार इन गतिविधियों में रहता हूं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आगे चलते हैं। इन सबके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के नैतिक विकास के साथ जुड़े होते हैं। चलिए सर, तो नैतिक विकास से संबंधित कारकों को हमने जाना। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं जो कहता है कि बालकों का सामाजिक व नैतिक विकास जो हो रहा है, अब दोनों विकास हम साथ में ले रहे हैं। पहले हमने एरिक्सन का सामाजिक विकास पढ़ा था, एरिक्सन की थ्योरी वहां पर पढ़ी थी। फिर हमने नैतिक विकास पढ़ा, जहां कोहलबर्ग को पढ़ा और फिर जीन पियाजे को पढ़ा। तो नैतिक और सामाजिक विकास साथ में चलते हैं, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि दोनों का संबंध समाज के साथ में, समाज की मान्यताओं और धारणाओं के साथ में है। तो जब बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है और वह सामाजिक विकास सही दिशा में हो रहा है, नैतिकता की ओर हो रहा है, तो इस पूरे विकास के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या है, अब उसके संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। हालांकि मेरे पूरे डिस्कशन में जो मैं चर्चा कर रहा हूं, उन सारी चर्चाओं के बीच कंटेंट को समझने के साथ साथ मेरा तरीका इस तरह का रहता है कि हम चीजों को व्यवहार में बनाएं, हमारा आचरण बदले, हमारा व्यवहार बदले, हम खुद का भी बदलें प्लस हमारे लर्नर्स का भी बदलें। इस तरीके से मेरा मैनर रहता है। क्यों ऐसा मैं बताता हूं, मैं सिर्फ कंटेंट को डिस्कस करने के साथ साथ व्यवहार के साथ चीजों को क्यों जोड़ता हूं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछने का मैनर है वो बिहेवियरल मैनर है। व्यवहार से सिचुएशन को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। आप चाहो तो पिछली बार का रीट का पेपर उठा के देख लेना, हमारे CDP का, CTET के पिछले पेपर देख लेना, 5-6। कंटेंट की बजाय इंटेंट ज्यादा पूछ रहे हैं, व्यवहार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेंजेस को लेकर पूछे जाते हैं, आपकी भूमिका को लेकर पूछे जाते हैं। और जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक शिक्षक के रूप में आप निम्न में से किस तरीके से बालकों में नैतिक विकास को विकसित करने की भूमिका निभाएंगे। अब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, या फिर 1 गलत होगा, 3 सही होंगे। इस तरह के क्वेश्चन यहां पर होते हैं। चुनाव संबंधी यहां पर क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार देखते हैं बालकों के सामाजिक और नैतिक विकास में शिक्षक कैसे रोल प्ले करता है। पहला बिंदु हमारा है, बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास स्वयं शिक्षक द्वारा नैतिक आचरण करके किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। हमने पढ़ा था जीन पियाजे को, और किसी भी ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाने में सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का रोल होता है। बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, उन संवेदनाओं को मस्तिष्क को पहुंचाता है। और छोटे बच्चे में तो अनुकरण की प्रकृति होती है, वो आपकी चीजों को कॉपी करता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर हम बच्चों में नैतिक विकास बनाना चाहते हैं तो पहले हम हमारे खुद के नैतिक आचरण को तय करें। स्कूल्स में हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, वो नैतिकता वाला होना चाहिए। हम कितना भी ज्ञान दें, बच्चा उस ज्ञान को नहीं मानने वाला है। बच्चा हमें देखेगा कि हम कर क्या रहे हैं।
हम जो कर रहे हैं उसको बच्चा करेगा, हम जो कहेंगे उसको बच्चा नहीं करेगा। याद रखिए, हम जो कहेंगे उसको बच्चा नहीं करेगा, हम जो करते हैं उसको बच्चा करेगा। इसलिए अगर आपको बच्चों में मोरल डेवलपमेंट करना है तो हमारा खुद का भी आचरण नैतिक होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। तो बड़े आसानी से बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी उद्दीपकों के, बिना किसी पुनर्बलन के बच्चे में स्वतः ही नैतिकता वाला आचरण बनने लग जाएगा। अब देखो यहां पर एक बात और मैं समझाना चाहता हूं आपको। नैतिकता के मायने आपको बच्चों को समझाने पड़ेंगे। नैतिकता के मायने क्या? जैसे आप 2-3 क्वेश्चन करो बच्चों से, क्या कहें कि भाई किसी को मारना नैतिक है या अनैतिक है? हिंसा करना नैतिक है या फिर अनैतिक है? चोरी करना नैतिक है या अनैतिक है? अगर आप ये क्वेश्चन बच्चों से करते हैं तो मुझे लगता है तीनों ही क्वेश्चन के लिए बच्चे बोलेंगे, तीनों ही चीजों के लिए बोलेंगे कि ये भी अनैतिक है, नहीं करनी चाहिए, ये भी अनैतिक है, नहीं करनी चाहिए, ये भी अनैतिक है और नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, अगर जो सैनिक हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं उनके सामने चाइना वाले सैनिक आ जाते हैं और उनको मारने लगते हैं, तो क्या अब हमारे सैनिक को उन्हें नहीं मारना चाहिए? अब बताओ मुझे कि सामने चाइना वाला सैनिक खड़ा है, आक्रमण करने वाला है, हमारी सीमा में घुस रहा है, उसने घुसपैठ शुरू कर दी है और बमबारी करने ही वाला है, तो क्या उसे नहीं मारना चाहिए? अब आप कहेंगे हाँ, उसे मारना नैतिक है, उसको मार देना चाहिए। आप कहीं मुसीबत में फंस गए, 4 लोग आपको पीट रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे मारेंगे। उनमें से एक बंदा जो है रिवॉल्वर निकालता है, बिल्कुल आप पे तान लेता है और बोलता भी आपको मारने वाला हूं। उसी समय आपकी नजर जाती है कि नीचे डंडा रखा हुआ है और आप पूरी ताकत के साथ डंडे को उठाकर खींच के मारते हैं सामने वाले के और वो वहीं घायल हो जाता है, आप वहां से छूट के भाग जाते हैं। अब आपने हिंसा की, सही है या गलत है, नैतिक है या अनैतिक है? तो अब आप कहेंगे नहीं सर, यहां पर हिंसा ठीक है। पीछे मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, जब कोहलबर्ग पढ़ रहे थे। दवाई की चोरी करना आइजन के लिए सही था या गलत था? तो आप बोलेंगे नहीं सर, वहां ये भी सही था। तो अब आप मुझे बताओ, तीनों चीज जिसको आपने अनैतिक करार दे दिया था, अब यही तीनों चीज परिस्थिति के हिसाब से नैतिक बन गई है। तो आज के बाद जब भी बच्चों के साथ नैतिक टॉपिक पर, मोरालिटी पर डिस्कशन हो, तो आपको चीजों को नहीं बताना है। अभी स्कूल्स में और पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है, वहां पर एक चार्ट बनाया जाता है, 10 बिंदु लिखे जाते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, दूसरों को तंग करना, परेशान करना, ये गलत है। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरों की मदद करो, ये करो, वो करो। 20 बिंदु लिखा दिए, उन 20 बिंदुओं को बच्चों को याद करवा दिया, बस मोरालिटी खत्म। बच्चों में नैतिकता का संप्रत्यय बना ही नहीं। बच्चे पूछते हैं कि भाई इन 20 में तो हम ध्यान रखेंगे, लेकिन 21वीं सिचुएशन आ जाए, अब वहां पर हम क्या करें? वो उचित है कि अनुचित है, ये हमें कौन बताएगा? तो आज के बाद बच्चों के साथ जब भी आपकी मोरालिटी की बात हो तो क्या बात करनी है? बच्चों से कहिए कि बेटा आप जहां खड़े हैं, आपके आसपास के परिवेश में, आपके आसपास के समाज में जहां आपका व्यवहार जा रहा है, उस व्यवहार से अगर परिणाम गलत आते हैं, नकारात्मक आते हैं, आपका व्यवहार अस्वीकृत है, समाज की मान्यताओं परंपराओं के विपरीत है, तो यह आचरण अनैतिक है, आपको इसको नहीं करना। बस। दूसरी सिचुएशन, आप जहां खड़े हैं, जहां आपका व्यवहार जा रहा है, जिस समाज में, जिस स्थिति में आप हैं, उसमें आपके व्यवहार का प्रभाव अगर सकारात्मक जाता है, पॉजिटिव जाता है, आपका व्यवहार स्वीकार हो जाता है, समाज की मान्यताओं के अनुकूल है, तो वह व्यवहार आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वह नैतिक है। तो कुछ चीजों के साथ नैतिकता को बांधा नहीं जा सकता है। नैतिकता परिस्थितियों के हिसाब से तय होती है। हर परिस्थिति के हिसाब से, हर समाज में जहां आप खड़े हैं, जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, वहां पर क्या उचित है और क्या अनुचित है, जब ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बन जाएगा, हम उचित और अनुचित को जानना सीख लेंगे और उसमें से उचित का निर्णय करना सीख लेंगे। बस समझिए, मोरालिटी बन गई, नैतिकता का विकास हो गया। यही सही मायने में नैतिकता है भाई। आगे चले, अगला पॉइंट, किशोर सामाजिक परिवर्तन लाने में
सामान्य विद्यालय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, किशोरों में सामाजिक परिवर्तन है। यहां पर किशोरों में सामाजिक परिवर्तन लाने में या नैतिक विकास लाने में किसकी भूमिका होती है? विद्यालय संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय संगठन का मतलब स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन के रूप में काम करता है, इसलिए इसको संगठन कहा है। कई सारे संगठन हैं, परिवार भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी अपने आप में संगठन है ही सही, विद्यालय भी संगठन है। तो किशोरों में या बालकों में या बच्चों में सामाजिक और नैतिक विकास बनाने में विद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने सारी बात आपको समझा दी शिक्षक के रूप में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर रुचियों, आवश्यकताओं व असुरक्षा का प्रभाव पड़ता है। किशोर जो होते हैं वो रुचियों के हिसाब से कई बार गलत चीजों को भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी रुचि का विषय होता है। आवश्यकताओं के हिसाब से भी उनके काम तय होते हैं, भले ही वो समाज में स्वीकार हो या नहीं हो। असुरक्षा के चक्कर में भी बच्चे काम कर लेते हैं, चाहे उनके द्वारा किया गया काम समाज में स्वीकृत हो या न हो, क्योंकि सुरक्षा के चलते भय से वो ऐसा काम करते हैं। तो याद रखिए, जब भी किशोरों के साथ आप डील कर रहे हो तो उनकी रुचियों को ध्यान में रखा जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाए और उन्हें असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया जाए, अन्यथा उनका जो आचरण है वो सामाजिक नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा। किशोरों के असामान्य व्यवहार का सबसे अप्रिय प्रभाव समाज पर पड़ता है, समाज का पड़ता है, क्योंकि किशोर समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। भाई, वीर पूजा में रहते हैं किशोर, माता पिता को ही मानते हैं। तो समाज में जो चीजें हैं, बांडुरा का एक सिद्धांत पढ़ेंगे आगे अपन। बांडुरा का एक थ्योरी है लर्निंग का, प्रेक्षणात्मक ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो बांडुरा ने वहां बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि जो चीजें समाज में दिखती हैं, प्रक्षेपित होती हैं, उसी के अनुसार बच्चे का व्यवहार या लर्निंग बनती है। शिक्षक बच्चों को नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा अभी स्कूल्स में होता क्या है, प्रार्थना सभा में रोज कोई ना कोई नैतिक कहानी सुनाई जाती है, कोई ना कोई अच्छे वाक्य बोले जाते हैं। तो यहां देखो एक चीज है, एक तो होता है वन वे कम्युनिकेशन, जहां आपने उनके ऊपर एक नैतिक कहानी थोप दी, एक विचार थोप दिया, एक भाषण थोप दिया। मैं अलग तरीके से बोल रहा हूं, देखो हर प्रार्थना सभा में, स्कूल्स में यही होता है। एक नैतिक विचार उनको रोजाना सुनाया जाता है, नैतिक कहानी उनको सुनाई जाती है और नैतिकता पर कोई ना कोई शिक्षक अपनी 5 मिनट की बात भी उनसे करता है। तो ये तीनों चीज थोपने जैसी हैं, इसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। आप ये सब रखिए, लेकिन ये चर्चा के रूप में होनी चाहिए, डिस्कशन के रूप में होनी चाहिए। और जब भी चर्चा शब्द आता है वहां पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आपने आपकी बात को रखा, लेकिन बच्चों के रिफ्लेक्शंस भी लीजिए, बच्चों के विचार भी लीजिए, बच्चों ने आपकी बात पर क्या समझ बनाई इसको भी जानिए। जब बच्चे अपना विचार रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, तब यह 1 वे नहीं होकर 2 वे हो जाएगा और चर्चा बन जाएगा। इसीलिए जब भी नैतिक मुद्दों पे बात करनी हो, नैतिक चीजों पे बात करनी हो, तो चर्चा के माध्यम से की जानी चाहिए। शिक्षक बालकों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए सभी पक्षों को जाने। हमने पीछे पढ़ा था, बालकों की रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, उसका सामाजिक बैकग्राउंड, आर्थिक स्थिति, उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त, उसके माता पिता के संबंध, पोषण, कई सारी चीजें हैं जो बालक के सामाजिक और नैतिक विकास से जुड़ी होती हैं। इसलिए हमें जब भी किसी बच्चे के साथ, किशोर के साथ काम करना है, तो उसके सभी पक्षों को जानने की आवश्यकता है कि इसका मुख्य बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनके साथ बच्चा डेवलप हो रहा है। तो सभी पक्षों को जानने की आवश्यकता है शिक्षक होने के नाते। सामाजिक विकास के कारण किशोर अपने वय समूह का सक्रिय सदस्य होता है, विपरीत लिंग के प्रति उसमें आकर्षण होता है तथा विशिष्ट रुचियों में वह विस्तार करता है। हमने पीछे पढ़ा है, किशोर की बातें चल रही है। पहली चीज, वय समूह का सक्रिय सदस्य होता है। पियर्स जो है, उसके साथ वाले दोस्त हैं, उस समूह में वो सक्रिय भूमिका निभाता है, वहां नेतृत्व की भावना भी उसमें रहती है, प्लस उनके प्रति वफादार होता है, याद रखिए। तो जब बच्चे का जो समूह है जिसमें वो रहता है, उसकी जो गैंग है, यूं कहिए आप, उसके जो साथी हैं, वो उनके प्रति वफादारी के लिए कई बार गलत काम भी कर लेता है, घर में चोरी भी कर लेता है, झूठ भी बोल देता है, आपराधिक काम भी कर लेता है, क्योंकि दोस्तों के लिए उसने किया है।
तो ऐसी स्थिति किशोर में पाई जाती है। तो आप नोटिस करें कि कहीं बच्चा दोस्तों के साथ संगत में तो गलत जगह नहीं है, क्योंकि गलत संगत अगर किशोर को मिल रही है तो फिर वो संगत उसका प्रभाव दिखाएगी। और क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जहां पर परिवार और विद्यालय का प्रभाव तुलनात्मक कम होता है और संगत का और पीयर्स का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए संगत आपको देखनी है जब किशोरों के साथ आप काम कर रहे हो। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, तो जब भी इस तरह की लड़के लड़की वाली कोई इवेंट होती है, घटना होती है, तो इसको बहुत बड़ा अपराध नहीं मानना है। इसके साथ बच्चों से बात करते हुए इसको सुलझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि उम्र का सिस्टम है, उम्र का चक्कर है। विपरीत सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना ही होना है, ऐसा किशोर की नेचर में है, बॉडी में है, वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। और किसी किशोर में ऐसा नहीं होता है तो गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। साइकोलॉजी है भाई, स्वीकार करना पड़ेगा सच्चाई क्या है। आगे चलते हैं। विशिष्ट रुचियों में विस्तार करता है। विशिष्ट रुचियों का मतलब पहले तो रुचियां क्या है, देख के बनती हैं, लिमिटेड होती हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद उसका एक्सप्लोर बढ़ता है और कई चीज़ों को जानने के मौके मिलते हैं, व्यापक चीज़ों को समझने के मौके मिलते हैं, तो फिर उसकी रुचियां विशिष्ट होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं और केंद्रित होने लगती हैं, एक ही तरह की रुचि में और उच्च स्तर आने लगते हैं। ये कहलाता है विशिष्टता। आगे चलते हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, जिससे वे वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखते हैं। पहली चीज, जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं। दूसरी चीज, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखते हैं। जब मैंने पहले भी कहा था कि जब बच्चा समूह में आ गया है, अब समूह से एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है, अपने दोस्तों से आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है। पहले जो आवश्यकता की पूर्ति परिवार से और मदर फादर से करता था, अब यह स्थान काफी हद तक इमोशनल, सोशल और कैरेक्टर में समूह लेने लगता है। हाँ, अभी भी खाना घर पे ही मिलेगा, कपड़े घर वाले ही देंगे, खेलने कूदने के लिए पॉकेट मनी घर से आएगी, दोस्त नहीं देने वाले हैं। लेकिन कौन से पक्ष, इमोशनल पक्ष में, सामाजिक पक्ष में, मोरल पक्ष में, अब ये समूह पर डिपेंड होने लगता है। अब समूह की बातें, दोस्तों की बातें इसको पसंद आने लगती हैं। अब ऐसा होने से क्या हो रहा है, ये सेल्फ डिपेंड हो रहा है, अपने पर निर्भर हो रहा है, अपने से बड़ों से अलग होते हुए अपने स्वयं पर निर्भर हो रहा होता है। जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं, क्योंकि बड़ा हो गया है, देखता है दोस्तों को कि मेरा दोस्त अपने घर के छोटे मोटे सारे काम कर लेता है, तो ये भी करना शुरू करता है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखते हैं। मैंने रिसेंटली बताया, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, भले रात के 12 बजे आके किसी को लड़ना पड़े, सिर फोड़ना पड़े, तैयार हैं किशोर, क्योंकि वफादारी की बात होती है। आगे चलते हैं। किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्म पहचान का मतलब होता है सेल्फ आइडेंटिटी। आप याद करो, पीछे हम जब एरिक्सन पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था आइडेंटिटी वर्सेस डिफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, पहचान बनाम भ्रांति। तो किशोर में अपने आप को आइडेंटिफाई करने की नेचर होती है। वो सोचता है हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं किस भूमिका में डेवलप होऊंगा, अपनी आप की पहचान वो चाहता है, अलग अलग फ्रेम में अपने आप को फिट करके देखता है। तो हमें क्या करना है किशोर के साथ, उसकी जो पहचान होती है, खुद को आइडेंटिफाई करने की जो कोशिश होती है, उसमें सपोर्ट करना होता है। उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनने में हमारे सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसा होने से उसके सामाजिक और नैतिक विकास में सपोर्ट मिलेगा और सही सेल्फ कॉन्सेप्ट, सही आत्म संप्रत्यय किशोर में बन पाएंगे और ठीक से सही तरीके से वो अपनी स्वयं की पहचान कर पाएगा। आगे चलते हैं। बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक व्यवहार, संस्कृति, पर्यावरण, सेवा, संगठन, शिक्षा का प्रकार व आर्थिक स्तर से प्रभावित होता है। और भी कई सारी बातें पीछे मैंने, उनके अलावा क्या है, संस्कृति जो आसपास की है, जिस संस्कृति में वह रह रहा है, पर्यावरण जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है, भौतिक पर्यावरण, सेवा, संगठन, शिक्षा का प्रकार, आर्थिक स्तर, इन सारी चीजों से बालक का सामाजिक और नैतिक विकास जुड़ा होता है। किशोर में चरित्र का विकास परिवार के माध्यम से, फिर मित्रों मंडली के माध्यम से, बड़ा होने के बाद विद्यालय के माध्यम से और फिर लास्ट में समाज के माध्यम से होता है। पीछे हमने पढ़ा, इन सारी चीजों को हमने जाना भी सही। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफी रिच डिस्कशन किया मोरालिटी के बारे में। दो अलग अलग व्यक्तियों के सिद्धांतों के साथ हमने समझने की कोशिश की कि कोहलबर्ग कैसे नैतिकता को व्याख्या करते हैं, जीन पियाजे कैसे नैतिकता की व्याख्या करते हैं। अल्टीमेटली आज के समय में नैतिकता सबसे बड़ा और परम आवश्यक पहलू है, चाहे वो बच्चों के
परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे बड़ों के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो, मोरालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, नैतिकता हर दिन ह्रास की ओर जा रही है। ऐसी स्थिति में हम शिक्षक और विद्यालय, एजुकेशन कंपोनेंट ही ऐसी चीज है जो इस गिरती हुई नैतिकता को वापस बना सकता है या फिर डेवलप कर सकता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे सिलेबस का। रेगुलर हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन किया बालकों के नैतिक विकास को लेकर। मेरा मानना है कि आपको काफ़ी ठीक से सारी बातें समझ में आई होंगी। आप जो भी मैंने डिस्कशन किया उसको अपने ऊपर उतारने की कोशिश कीजिए, अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।